आज करंट अफेयर्स के अंतर्गत, मतलब समसामयिकी घटना के अंतर्गत हम लोग 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 को पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है 18वीं लोकसभा चुनाव। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024। अठारहवीं लोकसभा चुनाव 2024 ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, लोकसभा 18वीं लोकसभा चुनाव। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग लोकसभा के विषय में जानते हैं। लोकसभा के विषय में जानते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में संसद का 2 सदन होता है। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ब्रिटेन में भी संसद का 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। और ब्रिटेन से ही भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। तो भारत में भी संसद के 2 सदन होते हैं, और भारत में संसद के जो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो भारतीय संसदीय परंपरा के अंतर्गत संसद का एक सदन लोकसभा होता है। संसद का एक सदन लोकसभा होता है, और जो लोकसभा होता है इसका चुनाव आजादी के बाद से लेकर अभी तक 18 बार हो चुका है। 18 बार, जिसमें पहली लोकसभा का चुनाव 1951-52 में, पहली लोकसभा का चुनाव 1951-52 में, पहली लोकसभा का चुनाव अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ और फरवरी 1952 में खत्म हुआ। पहली लोकसभा का चुनाव अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ, अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ और फरवरी 1952 में खत्म हुआ। तो पहला लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ। फिर आपको दूसरी लोकसभा का चुनाव 1957 में, तीसरी लोकसभा का चुनाव 1962 में, फिर इस प्रकार से ऑनवर्ड सामान्य तौर पर प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर लोकसभा के चुनाव आयोजित होते हुए आए हैं, जिसमें 18वीं लोकसभा का चुनाव अप्रैल मई जून 2024 में आयोजित हुए हैं। तो 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ है। 18वीं लोकसभा का चुनाव जो 2024 में हुआ है, तो पहला बात करंट के लिहाज से इसी बात को आप याद रखिएगा कि देखिए, जनरल कंपटीशन में जैसे 2024 का ईस्वी है, तो आपसे परीक्षा ये तक पूछता है कि 2024 में हम लोगों ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया, 2024 में हम लोगों ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो आपसे पूछा जा सकता है जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं वे क्रम संख्या से कौन सा है, तो 18वीं है। क्या है? 18वीं। अब लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है, अब सवाल ये उठता है लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है, लोकसभा के चुनाव में कौन भाग लेते हैं।
तो जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लोकसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं करवाता है, बल्कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये तमाम ऐसे चुनाव होते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये तमाम ऐसे चुनाव होते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न का जवाब तो हमें मिल गया कि लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। अब दूसरा सवाल यह है कि लोकसभा का चुनाव किस तरीका से होता है, लोकसभा का चुनाव किस तरीका से होता है। देखिए, लोकसभा का चुनाव फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत होता है। लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो जो लोकसभा का चुनाव होता है वह फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत लोकसभा का चुनाव होता है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत लोकसभा का चुनाव होता है। अब सवाल यह उठता है कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम क्या है, क्या है। देखिए, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम क्या है। वैसी चुनाव प्रणाली जिसमें जितने उम्मीदवार खड़ा होते हैं उन उम्मीदवारों में जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। यही चुनाव प्रणाली फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम कहलाता है। मतलब जैसे मान लिया जाए लोकसभा का चुनाव है, 5 उम्मीदवार खड़ा हुआ, लोकसभा का चुनाव है, 5 उम्मीदवार खड़ा हुआ, 5 उम्मीदवार खड़ा हुआ, ए बी सी डी ई, कुल वेद मत पड़ा 100। अब इसमें ए को 10 मत मिला, बी को 20 मत मिला, सी को 30 मत मिला, डी को 5 मत मिला, और ई की हम बात करें 35 35 35, ठीक है ना, 35 5 40 30 70 20 90 100, हाँ ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में 5 उम्मीदवार हुए, 5 उम्मीदवार में से 5 उम्मीदवार हुए और कुल वेद मत पड़ा 100, ए को 10, बी को 20, सी को 30, डी को 5, ई को 35। तो सबसे ज्यादा मत यहां पर किसको पड़ा है, सबसे ज्यादा मत ई को पड़ा है, तो ई जो है विजेता घोषित हो जाएगा। तो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम वैसी चुनाव प्रणाली को कहा जाता है जिस चुनाव प्रणाली के अंतर्गत सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है, उसी को फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। और भारत में जो लोकसभा का चुनाव होता है वह यही फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत ही होता है। भारत में लोकसभा के चुनाव फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत होते हैं।
भारत में विधानसभा के चुनाव फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत होते हैं। भारत में मुखिया का चुनाव फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत होता है। ये तमाम ऐसे चुनाव है जो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत होता है। फिर अगर आप राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यह भी चुनाव करवाने का एक तरीका है। देखिए, भारत में चुनाव दो तरीका से होता है। भारत में अगर चुनाव की हम बात करें तो भारत में चुनाव दो तरीका से होता है। एक फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत होता है, दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। इसमें फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम क्या होता है ये तो हम आपको बता दिए हैं। अब यहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है इसको आप समझिएगा। देखिए, आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली किसे कहते हैं? वैसी निर्वाचन प्रणाली या वैसी चुनाव प्रणाली जिसमें सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित नहीं किया जाता है, बल्कि वैसे उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जो कुल पड़े वेद मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त करता है, उसे ही विजेता घोषित किया जाता है। और इसी प्रकार के चुनाव प्रणाली को अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। मतलब समझिएगा, वैसी निर्वाचन प्रणाली या वैसी चुनाव प्रणाली जिसमें उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जो कुल पड़े वेद मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त करता हो, वही चुनाव प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहलाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव इस पद्धति के तहत होता है। यहां पर बस इतना ही बात दिमाग में रखिएगा। अगर एग्जाम्पल हम दे, मान लिया जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में 5 उम्मीदवार हैं, 100 वेद मत पड़ा है और यही रेशियो में मत पड़ा है। तो इस कंडीशन में किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार कुल पड़े वेद मतों का 50% से अधिक प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जबकि कुल वेद मत है 100 का 50% +1 यानी कम से कम 51। तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को घोषित किया जाएगा जो कम से कम 51 मत प्राप्त करेगा, लेकिन इसमें तो कोई प्राप्त ही नहीं किया है, इसी वजह से कोई भी राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित होगा ही नहीं। तो उसमें जो है फिर मतों का ट्रांसफर होता है, मत ट्रांसफर होते हैं। तो इस बात की चर्चा जो है राष्ट्रपति पढ़ते हुए हम लोग करेंगे, सिर्फ इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव का अधिसूचना जारी करता है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव का अधिसूचना जारी करता है। भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 3 सदस्यीय आयोग है। उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। हम आपको बतला चुके हैं कि वर्तमान में जो हमारा चुनाव आयोग है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं। उसके 2 अन्य चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार है ना। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की अधिसूचना जारी करता है तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
यह घोषणा करता है चुनाव कितने चरण में होंगे, चुनाव कितने चरण में होंगे, किस चरण में कितने सीट पर चुनाव होंगे, किस चरण में कहां चुनाव होंगे। ये तमाम प्रकार के बातों की घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगर 2024 में हुए 18वीं लोकसभा चुनाव की अधिसूचना की हम बात करें तो 2024 में हुए 18वीं लोकसभा के चुनाव का अधिसूचना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 मार्च 2024 को जारी किया है। 16 मार्च 2024 को जारी किया है। 16 मार्च 2024 को जारी किया है। यह डेट याद रखिएगा, हम 2-3 बार बोल रहे हैं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी खैर बिहार बीपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 18वीं लोकसभा चुनाव की अधिसूचना 16 मार्च 2024 को जारी किया। 16 मार्च 2024 को जारी किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी करते हुए यह घोषणा किया कि 18वीं लोकसभा का चुनाव 7 चरण में होगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव 7 चरण में होगा। 7 अलग अलग फेज में होंगे। 7 अलग अलग फेज में होंगे। और जो 7 अलग चरण में 7 अलग अलग फेज में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, प्रथम फेज, फेज 1। प्रथम फेज के चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो यह हुआ है आपको 19 अप्रैल 2024। 19 अप्रैल 2024। हर जगह 2024 ही होगा, तो 2024 हम नहीं लिखेंगे। पहला फेज का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ। सेकेंड फेज की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड फेज की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड फेज का चुनाव हुआ है आपको 26 अप्रैल 2024। 26 अप्रैल 2024। फिर आपको थर्ड फेज के चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड फेज का चुनाव हुआ है, थर्ड फेज का चुनाव हुआ है 7 मई 2024। फिर आपको फोर्थ फेज की हम बात करें तो फोर्थ फेज का जो चुनाव हुआ है 13 मई। और जो फिफ्थ फेज है, फिफ्थ फेज की अगर हम बात करें तो फिफ्थ फेज का जो चुनाव हुआ है वह आपको 20 मई को हुआ है। वह आपको 20 मई को हुआ है। 20 मई को हुआ है। फिर सिक्स फेज के चुनाव की अगर हम बात करें तो सिक्स फेज का जो चुनाव हुआ है वह आपको 25 मई को हुआ है। 25 मई को सिक्स फेज का चुनाव हुआ है। और सेवंथ फेज की अगर हम बात करें तो सेवंथ फेज का जो चुनाव हुआ है वह हुआ है आपको 1 जून को। सेवंथ फेज का चुनाव हुआ है 1 जून को। सेवंथ फेज का चुनाव 1 जून को हुआ है। यही 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हुए हैं। और लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है आप सब लोग जानते हैं। लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, लोकसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में 543 है, 543 है। 543 है यानी 543 है। 543 लोकसभा सीट है। 543 लोकसभा सीट में से 542 लोकसभा सीट के लिए चुनाव हुए हैं। 543 में से
542 लोकसभा सीट के लिए चुनाव हुए हैं। और देखिए यहां पर थोड़ा सा आप जानिए, लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में वर्तमान में 543 सीट है, जिसमें 543 में से 542 के लिए चुनाव हुए, एक सीट के लिए चुनाव नहीं हुआ। और जिस एक सीट के लिए चुनाव नहीं हुआ वह है आपको सूरत गुजरात का सूरत लोकसभा क्षेत्र के लिए लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भारत के चुनाव के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा का चुनाव कोई निर्विरोध जीत गया है। लोकसभा का चुनाव कोई निर्विरोध जीत गया है। और बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल बीजेपी के उम्मीदवार थे मुकेश दलाल, जो कि सूरत लोकसभा क्षेत्र से निर्विरोध लोकसभा का चुनाव जीते। मतलब जो है उनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन खड़ा हुआ था, कांग्रेस का उम्मीदवार था, लेकिन उसका नामांकन खारिज हो गया था। अरे हां, अपने से वापस लिया, उसके पीछे रीजन है ना, भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आया है, उसी के तहत जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, एक प्रकार से कहिए तो, समझ गए। तो सूरत लोकसभा क्षेत्र से जो है निर्विरोध लोकसभा का चुनाव बीजेपी के उम्मीदवार ने जीता, जिस वजह से 543 के जगह 542 लोकसभा सीट के लिए जो है आपको चुनाव हुए। अब आपको जब चुनाव की अधिसूचना जारी हुई तो चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव का एक टैगलाइन जारी किया गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव का एक टैगलाइन जारी किया गया था, और 2024 के लोकसभा चुनाव का जो टैगलाइन था, चुनाव का पर्व देश का गर्व, चुनाव का पर्व देश का गर्व, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये 2024 के लोकसभा चुनाव का जो है आपको टैगलाइन रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव का टैगलाइन रहा है। आपको लोकसभा के चुनाव हुए 7 फेज में, और इसका रिजल्ट 4 जून 2024 को घोषित किया गया। इसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो जो रिजल्ट है वह आपको 4 जून 2024 को जो है आपको इसका रिजल्ट घोषित किया गया। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव के परिणाम घोषित होने की तिथि तक आदर्श आचार संहिता लागू रहता है। आदर्श आचार संहिता लागू रहता है। मतलब जिस रोज चुनाव की अधिसूचना जारी हुआ और जिस रोज रिजल्ट आया, इस बीच में आदर्श आचार संहिता लागू रहता है। अब क्या है आदर्श आचार संहिता, इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। मतलब चुनाव की अधिसूचना 16 मार्च 2024 को जारी हुआ और परिणाम आया 4 जून 2024 को। परिणाम आया 4 जून 2024 को। तो 16 मार्च 2024 से लेकर 4 जून 2024 के बीच में आदर्श आचार संहिता लागू रहा है। क्या है ये आदर्श आचार संहिता, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आदर्श आचार संहिता भारत के चुनाव प्रणाली के अंतर्गत इसका काफी ज्यादा महत्व है। आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान
राजनीतिक पार्टी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियां क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे सेना के नाम पर मत नहीं मांग सकता है कोई भी राजनीतिक पार्टी। जैसे धर्म के आधार पर कोई राजनीतिक पार्टी मत नहीं मांग सकता है, कोई राजनीतिक पार्टी मत नहीं मांग सकता है। देखिए, जो आदर्श आचार संहिता है, भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियां की सहमति है आदर्श आचार संहिता को लेकर के। भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियां की सहमति है आदर्श आचार संहिता को लेकर के। और जब आदर्श आचार संहिता लागू रहता है तो जो सत्ता में आसीन लोग हैं वह अपने पावर का दुरुपयोग ना करे, वह अपने पावर का दुरुपयोग ना करे, वह अपने पावर का दुरुपयोग ना करे और सरकारी योजनाओं, आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी योजना की घोषणा, नई सरकारी योजना की घोषणा नहीं हो सकता है। आचार संहिता लागू हो गया है तो कोई वैकेंसी केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जा सकता है, कोई नई योजना केंद्र सरकार नहीं ला सकता है, केंद्र सरकार किसान के खाता में पैसा नहीं भेज सकता है। देखिए, अगर ऐसा होता है तो एक प्रकार से कहिए तो चुनाव प्रभावित होता है, एक प्रकार से कहिए चुनाव प्रभावित होता है। खैर, समय समय पर आचार संहिता के उल्लंघन होते रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने भी आचार संहिता का उल्लंघन किया है, कांग्रेस के नेताओं ने भी आचार संहिता का उल्लंघन किया है, कांग्रेस के नेताओं ने भी आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो आदर्श आचार संहिता एक ऐसा नियम कानून होता है जिसके तहत चुनाव के दरमियान राजनीतिक पार्टियां क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इसका विवरण देखने को मिलता है। और आचार संहिता की अगर हम लोग बात करें तो यह चुनाव की अधिसूचना से लेकर के रिजल्ट आने तक जो है आपको लागू रहता है। और आचार संहिता इसलिए लागू किया जाता है ताकि पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर लड़ने का अधिकार मिल सके, पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर लड़ने का अधिकार मिल सके, इसलिए आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाता है। आदर्श आचार संहिता के दौरान पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक समान है। और इस अवधि के दौरान सरकारी चीजों का उपयोग सत्तासीन लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। अगर सरकारी चीजों का उपयोग सत्तासीन लोग करते हैं तो फिर उनके खिलाफ अगर कंप्लेन होता है तो चुनाव आयोग कार्रवाई भी करता है। आचार संहिता लागू होने के क्रम में जो पावर होता है वह सारा पावर निर्वाचन आयोग के हाथ में चला जाता है। तो कुछ समझे हैं आदर्श आचार संहिता, बात समझे? तो ये है। और इसके बाद अब आप यहां पर परीक्षा के लिहाज से 2-3 महत्वपूर्ण चीज को जानिए, करंट के लिहाज से 2-3 महत्वपूर्ण चीज को जानिए। एक तो आपको 18वीं लोकसभा चुनाव के जो नेशनल आइकॉन रहे हैं सचिन तेंदुलकर जो है आपको 18वीं लोकसभा चुनाव के नेशनल आइकॉन रहे हैं। फिर आपको 18वीं लोकसभा चुनाव के यूथ आइकॉन आयुष्मान खुराना रहे हैं। और फिर आपको दिव्यांग जनों का एम्बेसडर
शीतल देवी रही है, शीतल देवी रही है। और 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार के एम्बेसडर की अगर हम लोग बात करें तो बिहार की एम्बेसडर मैथिली ठाकुर रही है, लोक गायिका मैथिली ठाकुर, लोक गायिका मैथिली ठाकुर। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीट है, बिहार में जो है टोटल 40 लोकसभा सीट है। और बिहार में जो टोटल 40 लोकसभा सीट है, ये 40 लोकसभा सीट में से आपको बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट मिला है। फिर आपको जदयू की अगर हम बात करें तो जदयू को भी 12 सीट मिला है। फिर इसके बाद आपको एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी भी 2 भाग में बट गया है, एगो का नेतृत्व पशुपति पारस करते हैं और एगो का चिराग पासवान करता है, चिराग पासवान करता है। तो चिराग पासवान 5 सीट पर चुनाव लड़े और पांचों के पांचों सीट पर चुनाव जीत गए, 5 सीट पर चुनाव लड़े और पांचों के पांचों सीट पर जो है चुनाव जीत गए। यानी उनका स्ट्राइक रेट जो है 100% रहा है, उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है। और आपको एलजेपी आर को 5 सीट मिला है। इसके बाद आप राजद पर आइए, राजद को 4 सीट मिला है, राजद को 4 सीट मिला है। फिर आपको आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीट मिला है। फिर आपको सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको 2 सीट मिला है। और फिर आपको हम हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, इसको 1 सीट मिला है और एगो निर्दलीय जीता है। और एगो जो निर्दलीय जीता है पप्पू यादव, एक निर्दलीय जीता है आपको पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव, समझ गए, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव जो है एक आपको निर्दलीय जीते हैं। तो टोटल आप जोड़िएगा तो 12, 12, 24, 5, 29, 4, 33, 3, 36, 2, 38, 1, 39 और 1, 40। बिहार में ये रेशियो रहा है, समझ गए। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। सुनिए, अब 18वीं लोकसभा का चुनाव जो संपन्न हुआ है, इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को, गौर कीजिएगा इस बार, राजनीतिक पार्टी हम बोल रहे हैं, गठबंधन नहीं बोल रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। कैसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है? कब यह माना जाता है कि स्पष्ट बहुमत मिल जाता है? यह सब बात हम लोग समझेंगे यहां पर। आइए अब आप देखिए, आपको मूल संविधान में, मूल संविधान उस संविधान को कहा जाता है जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ है, उसी संविधान को हम लोग मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या हुआ करती थी 500, 500 और आपको बाद में जाकर संविधान संशोधन के जरिए, बाद में जाकर संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा किया गया है। एक संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुए।
7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा किया गया और सीटों की संख्या में इजाफा करते हुए 500 से बढ़ाकर लोकसभा सीट की संख्या 525 कर दिया गया, 525 कर दिया गया। मूल संविधान में लोकसभा में सीटों की संख्या हुआ करती थी 500। बाद में संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया। फिर आपको एक 31वां संविधान संशोधन हुआ। 31वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ। 31वां संविधान संशोधन 1972 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा करते हुए 525 से बढ़ाकर कर दिया गया 545। 545 जबकि वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो लोकसभा सीट है वह है आपको 543। वर्तमान में जो लोकसभा सीट है वह है आपको 543। देखिए, आपको भारत के संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन हो चुका है। भारत के संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन हो चुका है। भारत का संविधान लागू 1950 में हुआ और भारतीय संविधान में संशोधन होना प्रारंभ 1951 ईस्वी से हो गए। 1951 ईस्वी से हो गए और 1951 ईस्वी से लगातार भारत के संविधान में संशोधन होते हुए आ रहे हैं। तो 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन के तहत, 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या प्रावधान किया गया इसको आप समझिए। लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझिए कि लोकसभा में जो 545 सीट हुआ करता था, 545 में से 543 का निर्वाचन होता था, मतलब 543 का चुनाव होता था, 543 का चुनाव होता था। और 2 की अगर हम बात करें तो दो आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपको किया जाता था। आपको 543 सदस्यों के लिए निर्वाचन होता था, मतलब 543 सदस्यों के लिए चुनाव होता था। 543 सदस्यों के लिए चुनाव होता था और इस चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करता है जानते हैं? लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करता है? जनता करता है। तो लोकसभा के चुनाव में आम जनता मतदान करता है, मतलब हम आप मतदान करते हैं। लोकसभा के चुनाव में आम जनता मतदान करता है और लोकसभा के चुनाव में वैसी आम जनता मतदान करता है जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो। तब ऐसे ने 18 वर्ष से अधिक हो गए, मतदाता सूची में नामे न है तो तब थोड़े कर पाइएगा। नहीं, 18 वर्ष या उससे अधिक आपका उम्र हो और मतदाता सूची में आपका नाम हो, तब जाकर के आप मतदान कर पाते हैं। और मतदान करना जानते हैं, आम जनता का संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार है। मतदान करना आम जनता का संवैधानिक अधिकार है। मतदान करना आम जनता का संवैधानिक अधिकार है। देखिए कैसे मतदान करना आम जनता का संवैधानिक अधिकार है। आप भारतीय संविधान
के अनुच्छेद 326 को पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 आर्टिकल 326 326 को पढ़िए। अनुच्छेद 326 क्या कहता है जानते हैं? अनुच्छेद 326 यह कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार का प्रयोग होगा। अनुच्छेद 326 यह कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। मतलब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भारत की वैसी वयस्क जनता जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है वही चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, आज अभी वर्तमान में मतदान की आयु की अगर हम बात करें तो अभी मतदान की आयु 18 वर्ष है, कम से कम 18 वर्ष है। लेकिन शुरू से नहीं था ऐसा, शुरू से ऐसा नहीं था। शुरू में मतदान की न्यूनतम आयु हुआ करती थी 21 वर्ष। मतदान की न्यूनतम आयु हुआ करती थी 21 वर्ष। आपको भारत में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ, तब से लेकर 1989 ईस्वी के पहले तक जितने भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए हैं सभी में मतदान का आयु 21 वर्ष रहा है। लेकिन आपको 1989 में एक संविधान संशोधन किया गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सरकार के द्वारा 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया। यह लागू हुआ 1989 में। गौर कीजिएगा आप इस बात पर, 61वां संविधान संशोधन हुआ है 1988 में, लेकिन यह लागू हुआ है 1989 में। लागू हुआ है 1989 में और 61वां, इसलिए हम लोग कहते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989, लेकिन यह संविधान संशोधन हुआ है 1988 में। और रेलवे का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ है। ऑप्शन में 1988-89 दोनों था, तो उसमें पूछा जा रहा कब हुआ है, तो आंसर होता 1988। 1988 अगर वहीं पर यह होता कि लागू कब हुआ है तब आंसर हो जाता 1989। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार के द्वारा किया गया। और आज तक के इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए हैं जिनके नेतृत्व में उनकी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस 400 से अधिक सीट जीती है। 400 से अधिक सीट जीती है। पंडित नेहरू भी 400 से अधिक सीट नहीं जीते हैं आज तक। पंडित नेहरू जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं, 350 354 सीट जीते थे वो। 350 354 सीट पहला लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीता था। आज तक इस बार लोकसभा के चुनाव में मोदी जी नारा दे रहे थे, अब की बार 400 पार, लेकिन 300 पार गठबंधनों के साथ नहीं हो पाए। इस बार का चुनाव बड़ी क्रूशियल चुनाव हुआ है। विपक्ष के पास कुछ था जी, कुछ नहीं था। विपक्ष चुनाव थोड़े लड़ा है, आम जनता चुनाव लड़ा है महाराज। चुनाव आयोग तो दावा करते रहा है कि एक समान हम सबको देख रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में बहुत ही अधिक पक्षपात हुआ है, बहुत अधिक पक्षपात हुआ है, समझे। तो खैर ठीक है, लेकिन मोदी जी तो 400 पार नहीं कर पाए। कांग्रेस जो है 400 पार किया है, 400 पार किया है। राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 400 पार किया था। देखिए हुआ क्या था,
1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। तो इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद 1984 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस 400 से अधिक लोकसभा सीट जीता था, लगभग में 415 लोकसभा सीट जीता था। 415 ठीक है, 415 ठीक है, 415 लोकसभा सीट लगभग में जो है आपको कांग्रेस जीता था, यानी 400 से अधिक सीट जीता था, मान के चलिए ना, ठीक है। तो ये बात है। अब देखिएगा, आप यहां पर समझिएगा, आपको 543 के लिए निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, और इस बार भी 543 के लिए निर्वाचन हुआ है। अब 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। अब यहां पर आंग्ल भारतीय किसे कहा जाता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, आपको भारत को 1947 में आजादी मिली, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, लेकिन आप समझिएगा, आजादी से पहले ब्रिटिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, डेनिश सब लोग भारत आए। तो आंग्ल भारतीय किसे कहा जाता है, समझिएगा। यूरोपीय पिता और भारतीय माता, यूरोपीय पिता और भारतीय माता के जो संतान थे उन्हीं को कहा गया आंग्ल भारतीय। मतलब आजादी के समय वैसे लोग जिनके पिता यूरोपीय थे, मतलब वे, उनके पिता या तो ब्रिटेन के थे या फ्रांस के थे या यूरोप महादेश के अंतर्गत किसी अन्य देश के थे, और उनकी माता भारतीय थी, उस प्रकार के जो लोग थे वही आंग्ल भारतीय कहलाता है। और लाखों की संख्या में उस समय आंग्ल भारतीय हुआ करते थे। तो आंग्ल भारतीय का भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में हो, इसी को लेकर 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लेकर संविधान में प्रावधान कर दिए गए। लेकिन हाल में कुछ वर्ष पहले केंद्र की मोदी सरकार ने भारत में गणना करवाया कि आंग्ल भारतीय अब भारत में बचे हैं या नहीं बचे हैं। तो पता चला बहुत कम आंग्ल भारतीय बचे हैं, 200 से अधिक, 200-250 आंग्ल भारतीय ही सिर्फ भारत में बचे हैं। लारा दत्ता आंग्ल भारतीय है। फिर आपको तृणमूल कांग्रेस का एक सांसद है डेरेक ओब्रायन, वो भी आंग्ल भारतीय है, वो भी आंग्ल भारतीय है। तो आपको आंग्ल भारतीय लोगों की संख्या नगण्य है, जिस वजह से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान में 104वां संविधान संशोधन करते हुए 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया। मतलब अब आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन लोकसभा में नहीं होगा। अब आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन लोकसभा में नहीं होगा। तो यही वजह है कि लोकसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में कितना है, 543। अब देखिए, लोकसभा के चुनाव में जो मैजिक फिगर होता है वह होता है 272 लोकसभा सीट। लोकसभा के चुनाव में जो मैजिक फिगर होता है वह होता है 272 लोकसभा सीट। 272 लोकसभा सीट जो है मैजिक फिगर होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हर राजनीतिक पार्टी अपना भाग आजमाता है। हर राजनीतिक पार्टी अपना भाग आजमाता है, मतलब हर राजनीतिक पार्टी अपना चुनाव लड़ता है। और चुनाव में जिस राजनीतिक पार्टी को लोकसभा के कुल सीट के 50% से अधिक सीट प्राप्त होता है, उसे यह माना जाता है कि उस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया।
तो 543 का 50% से अधिक आप निकालिएगा तो 543 का 50% से अधिक हो जाएगा 272 लोकसभा सीट। 543 का 50% से अधिक हो जाएगा 272 लोकसभा सीट। तो लोकसभा के 543 सीट के लिए जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में अगर किसी राजनीतिक पार्टी को 272 सीट या उससे अधिक सीट प्राप्त हो जाता है तो यह माना जाता है कि उस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया। और अगर 272 या उससे अधिक सीट प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाता है कि उस पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 18वीं लोकसभा के चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी, भारतीय जनता पार्टी उभरी। बीजेपी को 240 लोकसभा सीट प्राप्त हुए, 240 लोकसभा सीट प्राप्त हुए। फिर कांग्रेस को 99 लोकसभा सीट प्राप्त हुए, लेकिन दो तीन जो है निर्दलीय जो है कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। जैसे पप्पू यादव कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, एक महाराष्ट्र का भी कोई है वो भी समर्थन दे दिया है, तो 100 पार कर गया है अब कांग्रेस। 18वीं लोकसभा चुनाव में अगर हम लोग देखें तो 18वीं लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जबकि 17वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 303 सीट था। 16वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 280 प्लस सीट था, 280 प्लस सीट था। मतलब 17वीं और 16वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन जो 18वीं लोकसभा चुनाव है इसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो अब आपके मन में यह सवाल होगा, जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो सरकार का गठन कैसे हो गया? तो बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ जो है सहयोगियों के समर्थन से सरकार बनाया है। और ये जो 18वीं लोकसभा चुनाव में सरकार का गठन हुआ है वह मोदी सरकार नहीं है, वह एनडीए की सरकार है। किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार। अब मोदी जी भी मोदी सरकार कहते हैं नहीं, अब कहते हैं मोदी जी भी एनडीए की सरकार। समझ गए? तो देखिए, मुख्य तौर पर जो यह चुनाव है, मुख्य तौर पर जो 18वीं लोकसभा चुनाव है, 18वीं लोकसभा चुनाव मुख्य तौर पर दो गठबंधनों के बीच लड़ा गया है। 18वीं लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जो 18वीं लोकसभा चुनाव है यह मुख्य तौर पर दो गठबंधन के बीच लड़ा गया है। 18वीं लोकसभा चुनाव जो मुख्य तौर पर दो गठबंधन के बीच लड़ा गया है, एक है एनडीए गठबंधन और दूसरा है इंडिया गठबंधन। एक है एनडीए गठबंधन और दूसरा है इंडिया गठबंधन। समझ गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर, भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर जो गठबंधन बना है उस गठबंधन को ही हम लोग एनडीए गठबंधन कहते हैं। उस गठबंधन को ही हम लोग एनडीए गठबंधन कहते हैं, या यूं कहे बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन कहलाता है। बीजेपी के सहयोगी के तौर पर लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने काम किया है, लोक जनशक्ति पार्टी ने काम किया है, आंध्र प्रदेश की टीडीपी, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश की टीडीपी ने बीजेपी के सहयोगी के तौर पर काम किया है।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ने बीजेपी के सहयोगी के तौर पर काम किया है। फिर आपको उत्तर प्रदेश में आरएलडी ने, अपना दल ने, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना गुट ने बीजेपी के सहयोगी के तौर पर काम किया है। तो बीजेपी अकेले 272 के मैजिक सीट को नहीं छू पाया, यानी 272 के आंकड़ा को पार नहीं कर पाया, लेकिन बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 272 से ज्यादा सीट प्राप्त किया है। 240 तो बीजेपी को है, फिर 12 जदयू को है, फिर टीडीपी को 16 है, फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 है, फिर आपको शिंदे गुट को, एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना को 7 है, फिर जो है आपको अपना दल का 1 है, जयंत चौधरी को आरएलडी को 2 सीट है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं कर सका, बल्कि बीजेपी अपने सहयोगियों के बल पर बहुमत प्राप्त कर सका। तो जो मैंडेट है, जो बहुमत है, वह एनडीए गठबंधन को मिला। एनडीए गठबंधन को मिला। एनडीए गठबंधन 290 प्लस सीट, 290 प्लस सीट जीता है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन था। इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और उसका नेतृत्व करने वाला, कांग्रेस और उसको सहयोग देने वाला जो गठबंधन था, वही आपको इंडिया गठबंधन है। जैसे कांग्रेस का सहयोग बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने किया, कांग्रेस का सहयोग बिहार में सीपीआई ने किया, कांग्रेस का सहयोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया, कांग्रेस का सहयोग आम आदमी पार्टी ने किया। तो आपको कांग्रेस का नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वही इंडिया गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन की अगर हम लोग बात करें तो 234 प्लस सीट प्राप्त किया है। 234 प्लस सीट जो है आपको इंडिया गठबंधन प्राप्त किया है। यानी टक्कर कांटे का हुआ, कांटे का टक्कर हुआ, कांटे का टक्कर हुआ। और जिस प्रकार से आप इस बात को समझिए, जिस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया ने माहौल बनाकर रखा था, अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार, उसमें इस प्रकार का टक्कर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर ये 400 पार वाली बात नहीं होती और मेन स्ट्रीम मीडिया चीजों को सही से दिखलाता, तो हो सकता था मोदी जी जो 240 में है 200 से भी कम हो जाते। समझ गए? तो ठीक है, इतिहास ये नहीं समझता है कि क्या होगा, जो हो गया है वही होगा। समझे? तो इस बार किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तो बहुमत प्राप्त हुआ कब माना जाता है? बहुमत प्राप्त हुआ तब माना जाता है जब लोकसभा के कुल सीट के 50% से अधिक सीट कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन प्राप्त करता है, तब यह माना जाता है कि उस पार्टी या गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है। बात समझे? तो इस चुनाव में आपको एनडीए को बहुमत मिला, एनडीए को बहुमत मिला। देखिए, सब लोग कह रहा था कि जो है नीतीश कुमार पलटी मारेगा, चंद्रबाबू नायडू पलटी मारेगा। दोनों का इतिहास पलटी मारने का रहा है, दोनों का इतिहास पलटी मारने का रहा है। तो इसी वजह से दोनों लोग पीछे के इतिहास में पलटी मारे हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। तो इसी वजह से मारने की संभावना लोग बतला रहे थे। लेकिन आप जानिए, अगर ये दोनों पलटी मार भी देते
तब पर भी शपथ मोदी जी लेते, तब पर भी शपथ मोदी जी लेते, क्योंकि राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए उसी पार्टी को आमंत्रण देता है जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होती है। फिर मोदी जी अपना सरकार बना लेते, राष्ट्रपति तो उन्हीं का है, मोदी जी अपना सरकार बना लेते, फिर अपना तोड़फोड़ करते, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, समझ रहे हैं। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कम दूरदर्शी थोड़े हैं, बहुत दूरदर्शी हैं। वो समझ रहे थे इस बात को, अगर पलटियों मारेंगे ना तो फिर से मोदी जी शपथ लेंगे, इससे बेहतर है उन्हीं के साथ रहे। लेकिन हां, इस बात को जानिए कि स्पष्ट बहुमत की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार सशक्त निर्णय लेने के दृष्टिकोण से बेहतर माना जाता है। यह एक प्रकार से कहिए तो बैसाखी की सरकार है। मोदी जी अपने 2 बैसाखियों के सहारे सत्ता में आसीन है, एक भी पिलर खिसका मोदी जी की सत्ता जा सकती है, समझ गए। तो ठीक है, जो है सो है। और आपको जब चुनाव संपन्न हुए तो एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला, एनडीए गठबंधन ने अपना नेता नरेंद्र मोदी को चुना और फिर नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जून 2024 को दिलाई। और श्री नरेंद्र मोदी जी का यह तीसरा शपथ ग्रहण था। और उसके बाद मोदी जी ने अपने मंत्रियों के बीच कैबिनेट का बंटवारा किया और लगभग जो इससे पहले मोदी जी का कैबिनेट था उसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन भी है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है। लेकिन जो बड़े बड़े पद है वो एज इट इज है। जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह तो अमित शाह है, फिर आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन तो निर्मले सीतारमन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर तो वही है। तो बड़े बड़े मंत्रालय जो है एज इट इज है, समझे, हल्ला मत कीजिए। इटली में जो है ना G7 का सम्मेलन हुआ, G7 का सम्मेलन हुआ, ग्रुप ऑफ 7, विश्व के विकसित राष्ट्रों का एक संगठन है G7। विश्व के विकसित राष्ट्रों का, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों का जो है एक संगठन है G7, उसी का सम्मेलन 2024 में इटली में हो रहा है। तो G7 का सम्मेलन जो इटली में हो रहा था, ऐसे भारत G7 का सदस्य राष्ट्र नहीं है, भारत G7 का सदस्य राष्ट्र नहीं है, लेकिन भारत को जो है आमंत्रण मिला था, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है आपको वहां गए। तो तीसरी बार शपथ ग्रहण के बाद मोदी जी जो सर्वप्रथम विदेश का यात्रा किए हैं वो देश है इटली, समझ गए। आइए देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन चीजों को जो है एक एक करके हम लोग देखेंगे, समझ गए। भारत में मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है वह है आपको 18 वर्ष या उससे अधिक। आपका उम्र अगर 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया है तब आप मतदान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी शर्त यह है कि मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। अब 18 वर्ष आपका उम्र हो गया है,
लेकिन भारत के मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है, तो उस स्थिति में आप मतदान नहीं कर सकते हैं। तो उस स्थिति में आप मतदान नहीं कर सकते हैं। आप मतदान तब कर सकते हैं जब आपका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया है और आपका भारत के मतदाता सूची में नाम है, तब जाकर के आप मतदान कर सकते हैं। और आजाद भारत में पहली बार जब लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था, तो उस समय मतदान करने की जो न्यूनतम आयु थी वह आपको 21 वर्ष था। 21 वर्ष था। आगे चलकर प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के द्वारा 61वां संविधान संशोधन किया गया और 61वां संविधान संशोधन के तहत ही राजीव गांधी की सरकार ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया और वर्तमान में जो मतदान की आयु है वह आपको 18 वर्ष है। अगर आपका उम्र 18 वर्ष हो गया है और भारत की मतदाता सूची में आपका नाम है तो आप मतदान कर सकते हैं। आप सभी का उम्र 18 वर्ष से अधिक होगा, क्योंकि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आप ग्रेजुएट होंगे और आपका उम्र 18 वर्ष से अधिक होगा। तो आप सभी का नाम मतदाता सूची में होनी चाहिए। और वर्तमान में जो देश की आबादी है, वर्तमान में देश की आबादी अगर देखा जाए तो वर्तमान में देश की आबादी है 140 करोड़। 140 करोड़ वर्तमान में देश की आबादी है, जिसमें पूरी की पूरी आबादी तो मतदान नहीं ही कर सकता है, क्योंकि हमारे देश में 18 वर्ष से कम उम्र के भी लोग हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के भी लोग हैं। 17 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो उन लोगों का नाम तो मतदाता सूची में नहीं होगा और वे लोग तो मतदान नहीं कर सकते हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजीकृत मतदाता की संख्या 96.8 करोड़ है। 96.8 करोड़ है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें पंजीकृत मतदाता, पंजीकृत मतदाता की संख्या 96.8 करोड़ है। 96.8 करोड़ है। 96.8 करोड़ है। मतलब देश की 140 करोड़ आबादी में से 96.8 करोड़ आबादी का नाम मतदाता सूची में है। मतदाता सूची में है। और ये सभी लोग मतदान कर सकते हैं। ये सभी लोग मतदान कर सकते हैं। मतलब इतना लोग भारत के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। इसमें महिला मतदाताओं की अगर आप बात करेंगे तो इसमें महिला मतदाता की अगर आप बात करेंगे तो महिला मतदाता है 47.1 करोड़। महिला मतदाता है 47.1 करोड़। और पुरुष मतदाता की अगर आप बात करेंगे तो जो पुरुष मतदाता है वह है आपको 49.7 करोड़। 49.7 करोड़। 49.7 करोड़। तो महिला मतदाता 47.1 करोड़ और पुरुष मतदाता है आपको 49.7 करोड़। अब हर कोई तो मतदान नहीं ही करता है। आप ही में से कुछ लोग मतदान किए होंगे और आप ही में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे
जिनका मतदाता सूची में नाम रहते हुए भी आप मतदान नहीं किए होंगे, जिनका मतदाता सूची में नाम रहते हुए भी आप मतदान नहीं किए होंगे। और आप ही में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं होगा। तो 100% मतदान की अगर हम लोग बात करें तो 100% तो मतदान होता ही नहीं है, 100% मतदान नहीं ही होता है। 100% मतदान आज तक कभी ना हुआ है, ना हमको लगता है होने की संभावना है। लेकिन मतदान हमें करना चाहिए, और आप अगर मतदान करते हैं तभी आपके देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह आपको मजबूत होता है। लोकतंत्र का काफी महत्व है। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, और भारत को जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है उसके पीछे कई सारे रीजन हैं, लेकिन उन रीजनों में एक प्रमुख रीजन यह है कि भारत में मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। यह भी एक कारण है जिस वजह से भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। और 100% मतदान नहीं हुआ है, मतलब 100% मतदान नहीं हुआ है। आपको पंजीकृत मतदाता 96.8 करोड़ है, और उसमें से जो मतदान किया है मतदाता उसकी संख्या है 64.2 करोड़। 64.2 करोड़ 64.2 करोड़ 64.2 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया है। 64.2 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया है, जो कि कुल मतदान प्रतिशत का अगर आप निकालेंगे तो कुल मतदान प्रतिशत का 65.79% होगा। कुल मतदान प्रतिशत का जो है आपको 65.79%, यानी ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा परीक्षा के लिहाज से काफी जरूरी है। पूछा जा सकता है, काफी अच्छा प्रश्न बनता है, और इस प्रकार के प्रश्न करंट के संदर्भ में आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अब आप समझिएगा, यहां पर पंजीकृत मतदाता है 96.8 करोड़, इसमें से 64.2 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया है। 64.2 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया है, यानी अगर आप इसका कितना परसेंट बराबर 64.2 निकलता है, अगर आप निकालिएगा तो वही मतदान प्रतिशत हो जाएगा, वही आपको मतदान प्रतिशत हो जाएगा। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर मतदान प्रतिशत देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत रहा है 65.79%। 65.79%। अब 64.2 करोड़ मतदाताओं ने जो मतदान किया है, इसमें से अगर आप महिला मतदाता की बात करेंगे, इसमें से अगर आप महिला मतदाता की बात करेंगे तो महिला मतदाता 31.2 करोड़ 31.2 करोड़ महिला मतदाताओं ने मतदान की है। और पुरुष मतदाताओं की अगर बात करेंगे तो बाद बाकी जो बचा हुआ है 33.0 करोड़ या 33 करोड़ 33 करोड़ पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया है, और 31.2 करोड़ महिला मतदाताओं ने मतदान की है। आज तक के भारतीय इतिहास में, और भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला मतदाता 2024 के भारत के लोकसभा चुनाव में मतदान करने का काम की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान करने का काम की है, यानी इतना अधिक महिला मतदाता जो है आपको मतदान करने का काम की है। विश्व के किसी भी देश में इतना अधिक महिला मतदाताओं ने मतदान नहीं की है। और आप देखिए, महिलाएं
अब मतदान करने में भी पीछे नहीं रही है। आप देखिए, पुरुष मतदाता 33 करोड़ और महिला मतदाता 31.2 करोड़। तो मतदान करने में भी पीछे रही है? नहीं रही है। अब महिलाएं किसी भी चीज में पीछे नहीं रहती है, समझ गए? तो ठीक है, बेहतर है, बहुत बढ़िया है। यह स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है ये। और ये सब जो आंकड़ा है, ये सभी आंकड़ा आपको याद रखना है। अब अगर आप पूरे भारत के सभी राज्यों में अगर आप देखेंगे, भारत के सभी राज्यों में अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा मतदान किस राज्य में हुआ और सबसे कम मतदान किस राज्य में हुआ, तो सबसे अधिक मतदान प्रतिशत असम में रहा है, असम में। और सबसे कम मतदान अपना बिहार में, बिहार में सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा है अपना बिहार में, और सबसे अधिक मतदान प्रतिशत रहा है असम में। अगर आप असम की बात करेंगे तो असम में जो मतदान प्रतिशत रहा है 81.5%, असम में मतदान प्रतिशत रहा है 81.5%। और अपना बिहार में मतदान प्रतिशत की अगर आप बात करेंगे तो 56.19%, 56.19% बिहार में मतदान प्रतिशत रहा है, ये समझ गए? अब देखिएगा, यहां पर देखिए, पूरा जो हमारा देश है, हमारा देश जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, पूरा देश 543 लोकसभा सीट में बटा हुआ है। पूरा देश की अगर हम लोग बात करें तो पूरा देश जो है आपको 543 543 लोकसभा सीट में बटा हुआ है। उसमें सबसे ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव बीजेपी के इंदौर के उम्मीदवार, बीजेपी के इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर पड़ता है, बीजेपी के मध्य प्रदेश के इंदौर से उम्मीदवार शंकर लालवानी ने सबसे अधिक मतों से चुनाव जीता है। 11.72 लाख, मतलब लगभग 12 लाख मतों से जो है आपको चुनाव शंकर लालवानी ने जीता है। और आपको सबसे कम मतों के अंतर से चुनाव आपको शिवसेना के उम्मीदवार रविंदर दत्ताराम वायकर ने जीता है। सबसे कम मतों के अंतर से चुनाव जो है शिवसेना के उम्मीदवार रविंदर दत्ताराम वायकर ने जीता है, मात्र 48 मतों से जीता है, मात्र 48 मतों से जो है ये आपको चुनाव जीता है। और ये मुंबई के उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से, मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई है, मुंबई का उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से जो है रविंदर दत्ताराम वायकर ने मात्र 48 मतों से जो है आपको चुनाव जीता है। और इंदौर लोकसभा क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे, सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग इंदौर लोकसभा क्षेत्र में ही हुआ है। सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग इंदौर लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। और 2 लाख से अधिक नोटा का प्रयोग जो है आपको इंदौर लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, इंदौर लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। नोटा, इसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ दी एबॉब, नन ऑफ दी एबॉब। देखिए, जितने भी उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों में से अगर आपको कोई भी पसंद नहीं है तो आप नोटा को दबा दीजिए। उन उम्मीदवारों में से कोई भी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा को दबा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग इंदौर लोकसभा क्षेत्र में ही जो है आपको हुआ है। और
नोटा की अगर आप बात करेंगे तो नोटा का प्रयोग पहली बार 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार नोटा का प्रयोग हुआ था। ऐसे नोटा का प्रयोग पहली बार 2013 में तब हुआ था जब 2013 में आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली, मिजोरम और दिल्ली, इन सभी जगहों पर 2013 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उन्हीं विधानसभाओं के चुनाव में 2013 में पहली बार नोटा का प्रयोग हुआ। फिर आगे चलकर 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए, तो 16वीं लोकसभा के चुनाव में जो है आपको पहली बार नोटा का प्रयोग हुआ और तब से लेकर आज तक जो है आपको नोटा का प्रयोग होता हुआ आया है। समझ गए? इसके बाद जो है आगे महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर भी कभी काल जो है आपको सवाल पूछा जाता है कि 18वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला एमपी बनकर के जो है आपको लोकसभा पहुंची है। तो 2024 का जो 18वीं लोकसभा चुनाव है इसमें कुल 74 कुल 74 महिला सांसद बनी है। 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो कुल आपको जो है 74 महिला लोकसभा की एमपी बनी है। 2019 में 78 महिला एमपी बनी थी लोकसभा की, तो 2019 की तुलना में 4 कम ही हो गया इस बार। 2019 की तुलना में जो है आपको 4 कम हो गया। और बिहार की अगर आप बात करेंगे, बिहार से 5 महिला एमपी लोकसभा की बनी है। एक आपको पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से मीसा भारती, दूसरा आपको वैशाली लोकसभा क्षेत्र से बीना देवी, और तीसरा, और बीना देवी जो है एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से बनी है। और इसके बाद जो है आपको तीसरा सिवान से विजया लक्ष्मी देवी जदयू से एमपी बनी है, जदयू जनता दल यूनाइटेड से एमपी बनी है। और चौथा आपको समस्तीपुर से सांभवी चौधरी बनी है, वो भी एलजेपी से ही बनी है। और यंगेस्ट एमपी में सांभवी चौधरी का नाम आता है, यंगेस्ट एमपी में, समझ गए। एक जो है आपको शिवहर से लवली आनंद बनी है, हाँ शिवहर से लवली आनंद जदयू से बनी है शिवहर से लवली आनंद, ठीक है। ऋतु जायसवाल को जो है आपको लवली आनंद पराजित की है, ठीक है। जब अभी 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो अभी हमारे देश में राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी की संख्या कितनी है, इस बात को हमें जानना है। और साथ ही साथ जो है चुनाव से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित कुछ ऐप है, जैसे कि आपको VHA, जैसे कि KYC, जैसे कि सी विजिल ऐप, जैसे कि सुविधा पोर्टल, जैसे कि सक्षम ऐप, ये सभी निर्वाचन यानी चुनाव से संबंधित है। तो ये सभी निर्वाचन या चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण एप्लीकेशन या पोर्टल है, इसको भी जो है हम लोग जान लेते हैं। कभी कताल जो है यहां से आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें एक है आपको VHA, वोटर हेल्प ऐप, और इसका काम यह है कि मतदाता सूची में नाम का पता लगाने के लिए VHA ऐप का प्रयोग हम लोग करते हैं। VHA ऐप के जरिए जो है हम लोग इस बात को जान पाते हैं कि मतदाता सूची में हमारा नाम है या नहीं है। वोटर हेल्प ऐप, इसके जरिए हम इस बात को जान पाते हैं कि हमारा मतदाता सूची में नाम है या नहीं है। इसके बाद अब आगे सुनिएगा, चुनाव से संबंधित एक दूसरा ऐप है KYC। इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कैंडिडेट, नो योर कैंडिडेट। देखिए इस ऐप के जरिए
हम अपने लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के विषय में पता लगा सकते हैं। भारत जो 543 लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ है, हर लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग उम्मीदवार अपना भाग आजमाने का काम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो आपका जो भी लोकसभा क्षेत्र हो, उस लोकसभा क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार खड़ा हुए हैं, उन उम्मीदवारों का आप आपराधिक इतिहास पता लगा सकते हैं कि किस उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास क्या है, किस उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास क्या है। या आप अपने उम्मीदवार के विषय में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के विषय में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यह आपका मौलिक अधिकार है। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को अगर आप पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 आपको यह अधिकार देता है कि आप अपने लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार या विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के विषय में सभी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। तो जो नो योर कैंडिडेट ऐप है, इस ऐप के जरिए हम अपने लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास या उसके विषय में समस्त प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? इसके बाद सी विजिल ऐप, सी विजिल ऐप सी विजिल ऐप देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यहां पे अब थोड़ा समझिए, फिर लिखा देंगे। देखिए, जब चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। और चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जो आदर्श आचार संहिता लागू होता है, वह चुनाव के परिणाम तक लागू रहता है। चुनाव की अधिसूचना 16 मार्च 2024 को जारी हुई और परिणाम 4 जून 2024 को आया। तो 16 मार्च 2024 से 4 जून 2024 के बीच जो है आदर्श आचार संहिता लागू रहा। इस अवधि के दौरान अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी के कोई भी नेता आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो उस स्थिति में एक आम नागरिक भी सी विजिल ऐप के जरिए निर्वाचन आयोग तक अपनी शिकायत पहुंचा सकता है कि फल्ला उम्मीदवार फल्ला लोकसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। मतलब जो सी विजिल ऐप है, यह देश के आम नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। मतलब मान लिया जाए कि आप जहां बैठे हैं, यह पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है। यहां के लोकसभा उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, तो हम या आप कोई भी सी विजिल ऐप के मदद से चुनाव आयोग तक अपनी सूचना पहुंचा सकते हैं कि हमारे या फल्ला लोकसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। तो सी विजिल ऐप जो है नागरिकों को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की स्थिति में रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। इन दोनों के विषय में जानिए। सुविधा पोर्टल देखिए, चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार करने हेतु
रैलियों का आयोजन करती है, रैलियों का आयोजन करती है, घर घर जाकर प्रचार करता है, पर्चा वितरित करता है, हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरे जगह चुनाव प्रचार करने का काम करता है। तो चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के द्वारा रैली करने का अनुमति लिया जाता है इस ऐप के जरिए ही, सुविधा पोर्टल ऐप के जरिए ही। घर घर जाकर प्रचार करने की अनुमति ली जाती है सुविधा पोर्टल ऐप के जरिए ही। रोड शो की अनुमति ली जाती है सुविधा पोर्टल ऐप के जरिए। जैसे हमारे मोदी जी 2024 के लोकसभा चुनाव में पटना में भी रोड शो किए थे, तो इसी ऐप के जरिए अनुमति लिए होंगे और फिर रोड शो जो है मोदी जी ने किया। तो जो सुविधा पोर्टल ऐप है, सीधा समझिए, चुनाव प्रचार के दौरान रैली करने की अनुमति, रोड शो करने की अनुमति, घर घर जाकर प्रचार करने की अनुमति, पर्चा बांटने की अनुमति राजनीतिक पार्टियां सुविधा पोर्टल ऐप के जरिए ही चुनाव आयोग से लेने का काम करती है। मतलब मोदी जी जो चुनाव प्रचार कर रहे थे उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, या राहुल गांधी जो चुनाव प्रचार कर रहे थे उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। वह अनुमति सुविधा पोर्टल ऐप के जरिए ही जो है आपको लिया जाता है। इसके बाद अब आप थोड़ा सा सक्षम ऐप के विषय में जानिए। देखिए, इस ऐप का संबंध जो है विकलांग से है, दिव्यांग जनों से है। दिव्यांग जन या विकलांग कहिए, दोनों एक ही बात है। दिव्यांग या विकलांग जनों के लिए मतदान की प्रक्रिया आसान हो सके, इसी को लेकर यह ऐप जो है आपको काम करता है। अब इससे आगे हम लोगों को इस बात को जानना है अब कि जब 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां कितनी थी और राजनीतिक पार्टी के दर्जा प्राप्त करने की शर्तें क्या है। इन दोनों चीजों को भी यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो ये स्टैटिक पोर्शन ही है, लेकिन फिर भी जब चुनाव को पढ़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव को पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जो है आप जान लीजिएगा तो ठीक ही होगा, हानि तो नहीं होगा। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब अभी अभी कुछ दिन पहले 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है तो हमारे देश में राष्ट्रीय दल की संख्या 6 है, नेशनल पार्टी की संख्या 6 है, 6 नेशनल पार्टी है। 6 जो नेशनल पार्टी है, एक है भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा। भाजपा का गठन 1980 ईस्वी में हुआ है, 1980 ईस्वी में। दूसरा है आपको कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ है, 1885 ईस्वी में हुआ है। वही कांग्रेस जो एओ ह्यूम के द्वारा स्थापित किया गया था, वही कांग्रेस आज भी है, समझ गए। और तीसरा है आपको बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा। आपको इसका गठन 1984 में हुआ है। इसके बाद चौथा राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, आप। इसका गठन हुआ है 2012 में। और पांचवा अगर आप देखेंगे तो पांचवा राष्ट्रीय दल है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। इसका गठन हुआ है 1964 ईस्वी में
और छठा है आपको नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसका गठन हुआ है 2013 में, इसका गठन हुआ है 2013 में। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो भारत में यही, वर्तमान में नहीं, वर्तमान में भी यही मान के चलना होगा, 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान जो है यही 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी और वर्तमान में भी यही है। और एक बात आप जानिए, किसी भी पार्टी को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। जो निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयोग के कई सारे कार्य हैं। निर्वाचन आयोग का पहला कार्य यह है कि मतदाता सूची तैयार करना, दूसरा काम यह है चुनाव करवाना, तीसरा काम यह है राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देना, चौथा काम यह है चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करवाना, और भी कई सारे काम निर्वाचन आयोग के होते हैं। लेकिन ध्यान दे, अगर चुनाव में विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा करना निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता है। अगर चुनाव में विवाद होता है तो विवाद का निपटारा करना निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता है, बल्कि चुनाव विवाद को निपटाने का काम न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है, न्यायपालिका के अंतर्गत हाई कोर्ट आता है। आपको अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो उसका निपटारा करता है भारत का सुप्रीम कोर्ट, और अगर लोकसभा और विधानसभा जैसे चुनाव में विवाद होते हैं तो उसका निपटारा करता है आपको हाई कोर्ट। कौन करता है? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट करता है। तो ये ठीक है, लेकिन अब यहां पर कुछ शर्त होता है। निर्वाचन आयोग ने कुछ शर्त राजनीतिक पार्टियों के समक्ष रखा है, और निर्वाचन आयोग ने जो कुछ शर्त राजनीतिक पार्टियों के समक्ष रखा है, अगर कोई राजनीतिक पार्टी उस शर्त को फुलफिल करता है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है, और अगर फुलफिल नहीं करता है तो उस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन भी लिया जाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का शर्त क्या है? राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का शर्त क्या है? कुल 3 शर्त है, और उस 3 शर्त में से किसी भी एक शर्त को फुलफिल करना होता है। कुल अगर आप देखेंगे तो कुल 3 शर्त है, और उस 3 शर्त में से किसी भी एक शर्त को फुलफिल करना होता है। तो क्या क्या है 3 शर्त? पहला शर्त यह है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट प्राप्त करता है, 2% सीट प्राप्त करता है, और ये 2% सीट 3 अलग अलग राज्य से होने चाहिए, 3 अलग अलग राज्य से होने चाहिए, 3 अलग अलग राज्य से होने चाहिए, तब उस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने का जो पहला शर्त है, पहला शर्त यह है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट प्राप्त करता है और वह 2% सीट 3 अलग अलग राज्य से होता है, तब उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? आप सब लोग जानते हैं लोकसभा में 543 सीट है, 543 का 2% आप निकाल लिए, 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग का मतलब होता है 11। अब लोकसभा सदस्य आधा या पौने या सवा थोड़े हो सकता है, तो 543 का 2% होगा लगभग 11। यानी अगर कोई राजनीतिक पार्टी 543 लोकसभा सीट में से
11 सीट जीतता है और वह 11 सीट एक राज्य से नहीं होने चाहिए, बल्कि 3 अलग अलग राज्य से होने चाहिए, 3 अलग राज्य से होने चाहिए। जैसे मान लिया जाए 2 सीट किसी और राज्य से जीता, 5 सीट किसी और राज्य से जीता, 4 सीट किसी और राज्य से जीता, तो 2 + 5 + 4 11 हो जाएगा। यानी 3 अलग अलग राज्य से ये 11 सीट जीतना चाहिए, 3 अलग अलग राज्य से ये 11 सीट जीतना चाहिए, तब जाकर के राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। वर्तमान में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इस लोकसभा के चुनाव में नीतीश जी का पार्टी जनता दल यूनाइटेड 12 लोकसभा सीट जीता है, लेकिन सिर्फ बिहार से ही 12 लोकसभा सीट जीता है, लेकिन सिर्फ बिहार से 12 लोकसभा सीट जीता है, सिर्फ एक ही राज्य से 12 लोकसभा सीट जीता है, 3 अलग अलग राज्य से नहीं जीता है। और यही वजह है कि जदयू को राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। वही 12 के जगह 11 ही जीतता, 6 गो बिहार से जीत जाता, 2 गो यूपी से जीत जाता, 6 2 8 और 3 गो झारखंड से जीत जाता। अगर ऐसा होता तब जदयू को दे दिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 12 प्राप्त किया है लेकिन एक ही राज्य से प्राप्त किया है, इसी वजह से जदयू को राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। समझे हो? इसके बाद दूसरा शर्त क्या है? पहला शर्त यह है या दूसरा शर्त यह है कि अगर कोई राष्ट्रीय दल कम से कम 4 राज्यों में, अगर कोई राष्ट्रीय दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करता है, अगर कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम 4 राज्यों में, अगर कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करता है, तो उसे भी राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। कोई भी राजनीतिक पार्टी कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करती है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है? तो इसका उत्तर होता कम से कम 4 राज्य। अब यहां पर आपके मन में सवाल यह होगा कि राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने का क्या शर्त है? किसी भी दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा तब दिया जाता है जब वह दल विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6%, विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% और कम से कम दो विधानसभा सीट जीतता है, तब दिया जाता है राज्य स्तरीय दल का दर्जा। दूसरा, अगर कोई राजनीतिक दल किसी राज्य में लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% और 1 लोकसभा सीट जीतता है, तब भी उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। या अगला कंडीशन यह होता है कि अगर कोई राजनीतिक दल किसी राज्य में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 8% हासिल करता है, तो उस आधार पर भी उस दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। ये सब राज्य स्तरीय दल के दर्जा प्राप्त करने की शर्तें हैं। आगे भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटी में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तो वहां पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो यहां पर राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने का जो दूसरा शर्त है वह यह है कि अगर कोई राजनीतिक दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करता है तो उसे भी राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा शर्त यह है। अब यहां पर दोनों में से किसी भी एक शर्त को फुलफिल करना चाहिए। अब यह नहीं कि दोनों शर्त को फुलफिल करे, नहीं, दोनों में से कोई भी एक शर्त को फुलफिल करेगा तो राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। इसके बाद या तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन की अगर हम बात करें तो तीसरा कंडीशन यह है, अगर कोई
राजनीतिक पार्टी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, अगर कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, अगर कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है, कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है, और कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है और 4 लोकसभा सीट जीतता है, 4 लोकसभा सीट जीतता है, तो इस आधार पर भी किसी दल को, किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। इसको आप समझिए एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लिया जाए राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद, राजद मान लिया जाए राजद लोकसभा का चुनाव लड़ा। राजद ने अपना उम्मीदवार बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, इन 4 राज्यों में राजद ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। इन चारों राज्यों में राजद को लोकसभा के चुनाव में हुए कुल मतदान का, कुल वैध मतों का, लोकसभा के चुनाव में हुए मतदान में से कुल वैध मतों का 6% मत राजद को चारों राज्यों में प्राप्त हुआ लोकसभा के चुनाव में। और साथ ही साथ राजद 4 गो लोकसभा सीट भी जीत गया। बिहार में ही 4 गो लोकसभा सीट जीता है, 4 गो जीता है, मान लिया जाए कि बिहार में ही 4 लोकसभा सीट जीत गया। भले राजद झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में कोई लोकसभा सीट नहीं जीता, लेकिन उन राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल किया और 4 लोकसभा सीट भी जीत गया। तो इस आधार पर भी, इस आधार पर राजद को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। राजद बिहार और झारखंड में अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। बिहार में जो है सिर्फ 4 लोकसभा सीट जो है आपको राजद जीता है। तो सिर्फ 4 लोकसभा सीट जीतने मात्र से राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं मिल जाता है, बल्कि कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा के चुनाव में हुए कुल वैध मतों का 6% भी हासिल करना जरूरी होता है। मान लिया जाए राजद लोकसभा के चुनाव में हासिल नहीं कर पाया, आगे मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, झारखंड में चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ, यहां पर विधानसभा के चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा किया, भले उसका कोई उम्मीदवार नहीं जीता, लेकिन विधानसभा के चुनाव में, वहां के विधानसभा के चुनाव में भी अगर कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है और 4 गो लोकसभा सीट उसके पास है, तो इस आधार पर भी जो है राजद को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। तो अगला शर्त यह है कि अगर कोई राष्ट्रीय दल लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करे और 4 लोकसभा सीट जीते, तो इस आधार पर भी किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। यही 3 शर्त है, और तीनों शर्त फुलफिल करना जरूरी नहीं होता है, बल्कि तीनों में से कोई भी एक शर्त फुलफिल करना जरूरी होता है। तीनों में से कोई भी एक शर्त जो है आपको फुलफिल करना जरूरी होता है, समझे।